अचानक उसका हाथ पैंट की पिछली जेब में गया। फिर वह अपनी अन्य सभी जेबें टटोलने लगा। जैकेट की भीतरी जेब को टटोलते ही 2 वर्ष की बेरोजगारी झेलने के बाद सरकारी स्कूल में मास्टर बनने की सारी खुशी एक ही क्षण में फुर्र हो गई। 24 साल का वह युवक दोनों हाथों से सिर पकड़कर रास्ते के किनारे पड़े पत्थर पर बैठ गया, लतड़ पथड़ पस्त। 300 किलोमीटर बस एवं कल और आज मिलाकर 18 किलोमीटर पैदल यात्रा की थकान ने एक मुश्त उसके सिर पर सवार होकर पूरे शरीर को शिथिल कर दिया। उसने जल्दी जल्दी अपनी सभी जेबें टटोली, जैकेट उतारकर स्वेटर को झटका, पीठ से पिट्ठू उतारकर अंदर देखा। उसका बटुआ कहीं नहीं था। स्मृति को टटोला। कल की रात उसने विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के घर पर गुजारी थी। स्थानीय चतुर्थ श्रेणी कर्मी, लेकिन आतिथ्य में नंबर 1। आदमी गरीब लेकिन दिल का अमीर। सुबह 4 बजे विदा होते समय उसने चारपाई की बगल में रखे बक्से पर से अपनी घड़ी पहनी थी और बटुआ उठाकर पूरे होशो हवास में अपनी जैकेट की अंदर की जेब के हवाले किया था। फिर वह दौड़ पड़ा था 12 किलोमीटर का पैदल पथ 2 घंटे में तय कर 6 बजे की बस पकड़ने के उद्देश्य से। आधा दूरी तय भी कर चुका था, लेकिन उसने घड़ी देखी। 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे। बिना पैसे के 2 दिन की 300 किलोमीटर लंबी यात्रा असंभव थी। एक नया इलाका, न इलाके का ज्ञान, न किसी से पहचान। पौ फटने लगी थी। दूर उत्तर पूरब की चोटियां रक्ताब होने लगी थी। उतरते पथलीरे रास्ते की छाया दूर तक दिखाई देने लगी थी। निर्जन अकेला रास्ता, वापस चलना होगा। उसने पिट्ठू लटकाया। इसी रास्ते के किनारे कहीं पड़ा मिलेगा उसका बटुआ। न हो तो महिपाल या सती माँ साहब ही जाने तक की व्यवस्था उधारी में कर देंगे। वह जैसे तैसे 4 कदम ऊपर चढ़ा, लेकिन थके पैर उसे 2 कदम पीछे खींच लाए। फिर से बैठ गया सिर पकड़कर। कल नियुक्ति की औपचारिकता पूरी करने के बाद सती माँ साहब ने उसे लंबा चौड़ा भाषण पिला दिया था। भाई जी, हम तो 5 साल से पड़े हैं इस बीहड़ में। दूध पानी साग भूजी कुछ नहीं मिलेगा। न बिजली, न सड़क, न अखबार। तीसरी दुनिया है। क्या करोगे यहां नौकरी करके, वह भी एडहॉक। इस बार तो लोग मात्र 500 रुपये खर्च करके मन माफिक जगह पर नियुक्ति पाए हैं। कल सामान लेने जा रहे हो तो नैनीताल होते हुए चले जाओ। क्या पता अभी भी घर के नजदीक किसी जगह का जुगाड़ हो जाए, वरना इस गलती पर कई वर्ष पछताओगे। वह पछता ही तो रहा था। काश मां साहब का भाषण न हुआ होता तो वह सुबह यों हड़बड़ी में न भागता। पहले बीमार मां की तीमारदारी में ध्यान ही नहीं रहा कि नियुक्तियां भी हो रही हैं। नियुक्ति मिली तो घर से 300 किलोमीटर दूर, वह भी एट द 11th आवर। सोच रहा था उसके साथ ही यह सब क्यों होता है। अचानक उस नीरव बीहड़ में एक किशोर बालक की आवाज गूंजी, उठो हो, भागो, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद 15-16 वर्ष का वह किशोर उसका हाथ पकड़कर खींचे लिए जा रहा था। अगले मोड़ पर जब दोनों रुके तब तक पत्थरों का एक रेला गड़गड़ाते धूल उड़ाते हुए ऊपर से आकर पहाड़ी की तलहटी में बहती नंदाकिनी नदी में समा गया। साहब, मैं अभी ना आता तो आज आप बचते नहीं। आप इस इलाके के तो नहीं हैं। यहां पर तो लगातार पत्थर गिरते रहते हैं, ऊपर देखकर नीचे भागना पड़ता है। आप हैं कि सर देकर बैठे हैं। उसकी आंखों में भोलापन, घबराहट, संदेह, जिज्ञासा, जाने क्या क्या था। पत्थरों का अचानक आया रेला तो धड़धड़ाता हुआ नदी में समा गया था, लेकिन वह अब भी अपने अंदर की धड़धड़ को संयत करने का प्रयास ही कर रहा था। बाप रे बाप, एक बड़ी अनहोनी टल गई। धन्यवाद बेटे, उसने कहा, तुम तो देवदूत बनकर आए।
मैं कल ही ऊपर गांव के हाई स्कूल में आया था, नया मास्टर बनकर। अपने घर वापस जा रहा था सामान लाने। बच्चे के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता के भाव आए। उसके भीतर शायद कहीं सम्मान के किसी टुकड़े ने हिचकोला खाया। प्रणाम गुरुजी, मैं दिलवर गांव के स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ता हूं। मैं बाजार जा रहा हूं, चलो साथ चलते हैं। बच्चे ने मां साहब का पिट्ठू उठा लिया। मगर मैं तो वापस जा रहा हूं स्कूल को। क्यों? दरअसल मेरा बटुआ हड़बड़ी में कहीं गिर गया है रास्ते में। दिलवर के चेहरे पर कई भाव एक साथ आने जाने लगे। वह कभी अजनबी मां साहब की तरफ देखता, कभी जमीन को घूरने लगता। फिर उसने जेब से एक काले रंग का बटुआ निकाला और मां साहब की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, ये है? अरे हां, तुम्हें कहां मिला? मां साहब ने उसके हाथ से बटुआ झपट लिया और सीने से ऐसे लगाया मानो निकलते हुए प्राण वापस चेप रहे हों। धन्यवाद दिलवर, मैंने तो तुम्हें एक भी पाठ नहीं पढ़ाया अभी। तुमने पहले ही मुझे गुरु दक्षिणा दे दी। कहते हुए मां साहब ने बटुआ संभालकर अपनी जेब के हवाले कर दिया। देख लो साहब, 1130 रुपए हैं। फिर कहोगे कि अजीब से भाव आए थे दिलवर के चेहरे पर। अरे नहीं दिलवर, मां साहब ने बटुआ उसके सामने खोलते हुए 150 के नोटों पर यूं ही हाथ फेर लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं। बटुआ मिलते ही मां साहब के शिथिल शरीर में पुनः ऊर्जा का संचरण हो चुका था। उन्होंने दिलवर के हाथों से अपना पिट्ठू वापस ले लिया। दिलवर के साथ गपशप में बची हुई 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा कब पूरी हुई मां साहब को पता ही नहीं चला। उन्होंने दिलवर से इलाके और विद्यालय के बारे में तमाम जानकारी भी प्राप्त की। चहकती और बहकती कई बातों से कई बार मां साहब को लगा कि दिलवर कक्षा 9 में पढ़ने वाला एक सामान्य सा बच्चा नहीं है। दिलवर ने बताया था कि उनके स्कूल में कई साल से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापक आए ही नहीं। 4 गुरुजी हैं, जिनमें से 3 ही एक बार में स्कूल में रहते हैं। दूर का स्कूल हुआ। एक गुरुजी घर जाते हैं बारी बारी से। मां साहब ने वादा किया कि अगले सोमवार से वह उन्हें अंग्रेजी के साथ गणित और विज्ञान भी पढ़ाएंगे। हिंदी और सामान्य अध्ययन में भी दिलवर और उसके साथियों की मदद करेंगे। दिलवर की ईमानदारी से प्रभावित होने के बाद अब मां साहब के मन में इस अति पिछड़े इलाके में ही सेवा करने का भाव मजबूत हो रहा था। स्थान परिवर्तन का प्रयास उन्हें व्यर्थ लगने लगा। स्टेशन पहुंचकर बस में बैठते हुए 50 रुपये का एक नोट बटुए से निकालकर दिलवर की तरफ बढ़ाते हुए मां साहब ने कहा, बेटे रख लो, मैं और क्या दे सकता हूं अभी तुम्हें। नहीं गुरुजी नहीं, कहते हुए दिलवर सामने की गली में भागता चला गया। नौकरी सरकारी थी लेकिन पक्की नहीं। 1 महीने का नोटिस या 1 महीने का वेतन देकर कभी भी सेवा समाप्ति की शर्त थी नियुक्ति पत्र में। लेकिन प्रथम विद्यार्थी से मुलाकात और यह संवाद कोई सामान्य बात नहीं थी। अंतिम बार जब दिलवर से नजरें मिली, मां साहब को उसकी आंखों में कई डूबते उतराते प्रश्न दिखे थे। एक उपेक्षा का भाव भी था जो उन्हें पच नहीं पा रहा था। चालक ने एक लंबा हॉर्न बजाया और बस छोटे से स्टेशन को छोड़कर घूं घूं करती हुई पहाड़ी पर चढ़ने लगी। नन्हा दिलवर सहयात्री बनकर बैठ गया मां साहब के मन मस्तिष्क में। उसकी बातें रास्ते भर उन्हें रह रहकर याद आती रही। अगले सोमवार को रोजमर्रा की आवश्यकता का हल्का फुल्का सामान लेकर मां साहब अपने विद्यालय पहुंचे। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में उनकी आंखें दिलवर को ही तलाश रही थी, लेकिन वह नहीं दिखा। मां साहब ने परिचय संबोधन में बच्चों से कहा कि वह बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही रहेंगे और उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी के साथ गणित, विज्ञान भी उन्हें पढ़ाएंगे। बच्चों को उनसे डरने की जरूरत नहीं। उन्हें अपना दोस्त समझें, अपने मन की बात कहें,
जितने चाहें प्रश्न पूछें, किसी तरह की डर या झिझक महसूस न करें। अच्छे बच्चे जिज्ञासु होते हैं और प्रश्न पूछते हैं। जो बच्चे पूछते हैं वही सीखते हैं। सीखने की शुरुआत ही प्रश्न से होती है। ऐसा नहीं कि शिक्षक के पास हर प्रश्न का उत्तर हमेशा उपलब्ध होता है। ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर शिक्षकों को भी पता नहीं होते, लेकिन आप और हम मिलकर उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। उत्तरों की तलाश करते हुए ही तो हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं, और यही सही मायने में ज्ञान होता है। ज्ञान पहले से तैयार कोई माल नहीं है, बल्कि इसी तरह उसका सृजन होता है। प्रश्न ही हैं जो ज्ञान सृजन की खिड़की को खोलते हैं। इसलिए प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा। माँ साहब की बातें सुनकर बच्चों के चेहरों पर एक अलग सी चमक छा गई और शिक्षकों के बीच खुसर फुसर होने लगी। माँ साहब को कक्षा 9 की कक्षाध्यापकी सौंपी गई थी। पहले वादन में उन्होंने कक्षा में जाकर उपस्थिति ली। महीधर प्रसाद, यस सर। खुशाल सिंह, यस सर। दिलवर सिंह, खामोशी। दिलवर सिंह, माँ साहब ने जोर से दोहराया। नठ गया। पीछे की बेंच से दबी सी आवाज आई। नठ गया मतलब? माँ साहब ने पीछे बैठे एक बच्चे की ओर देखा। महीधर ने खामोशी से सिर झुका लिया। अन्य बच्चे भी खामोश हो गए। माँ साहब ने हाजिरी पूरी की और पहले दिन का पहला कक्षा शिक्षण प्रारंभ किया। पहला दिन बच्चों के साथ जान पहचान में ही बीत गया। यद्यपि दिलवर कई बार माँ साहब के मानस पटल पर आता जाता रहा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ पूछा नहीं। यह बात लोगों को पता चल चुकी थी कि नए माँ साहब हैं तो अंग्रेजी विषय के, लेकिन गणित विज्ञान भी पढ़ाएंगे। महीधर के पिता गिरधर तिवारी अभिभावक संघ के अध्यक्ष थे और पूर्व सैनिक भी। उन्होंने बेटे की पढ़ाई की गरज से तुरंत फुरत अपने मकान में माँ साहब के रहने की व्यवस्था कर दी। बच्चे स्कूल से एक टेबल और 2 कुर्सी ले आए। आज पहला ही दिन था। तखत पर अपना बिस्तर फैलाकर माँ साहब ने महीधर के घर पर ही भोजन किया। इस बीच जान पहचान की छुटमुट बातें भी होती रही। महीधर के पिता ने बताया कि महीधर कक्षा 1 से 8 तक लगातार कक्षा में दूसरे स्थान पर ही रहता आया है। अब माँ साहब के साथ रहकर पढ़ाई करेगा तो पहले स्थान पर आया करेगा। भोजन के बाद माँ साहब कुर्सी लेकर घर के आंगन में बैठ गए। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपने पूरे शबाब पर था। गांव का स्कूल बसासत के अंतिम छोर पर था और स्कूल से ही लगा हुआ था महीधर का मकान। ऊपर की ओर बांज का हरा भरा जंगल और नीचे की ओर नदी घाटी तक फैले हुए छोटे छोटे तोक। पत्थर की स्लेटों से ढकी घरों की छतें चांदनी में छोटे छोटे शीशे के चौकस टुकड़ों की तरह चमक रही थी। माँ साहब के मानस पटल पर रह रहकर दिलवर की यादें और बातें टकरा रही थी। तभी महीधर आकर सामने बैठ गया, सिर झुकाकर। माँ साहब बतियाने लगे। कहो महीधर, तो तुम दूसरे स्थान पर रहते हो कक्षा में? पहला कौन रहता है भाई? जी दिलवर ही पहला रहता था। गुरुजी दिलवर चोर नहीं था। मैंने कब कहा? चौंकने की बारी माँ साहब की थी। जी गुलाब सिंह सेठ ने शिकायत की थी कि दिलवर ने उसकी दुकान से 200 रुपये चुरा लिए थे। अच्छा? सती माँ साहब ने प्रार्थना में दिलवर की बहुत बेइज्जती की और बहुत मारा उसे। फिर सभी बच्चे भी दिलवा चोर कहकर हर समय उसे चिढ़ाने लगे। गुलाब सिंह सेठ सरपंच भी है। पंचायत ने बेचारे दिलवर के पिता पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। उन्होंने बकरी बेचकर जुर्माना भरा और उस दिन दिलवर को खूब मारा। फिर क्या हुआ? गुरुजी अगले दिन फीस डे था। दिलवर सुबह अंधेरे में ही मेरे घर पर आया। वह मेरा अच्छा दोस्त था। उसने खिड़की के पास आकर मुझे जगाया। एक कॉपी और पेन मांगकर वह अंधेरे में ही कुछ लिखने लगा। फिर अपने पिताजी के लिए लिखी चिट्ठी और फीस के 50 रुपये मुझे पकड़ाकर दिलवर नठ गया।
गुरुजी, डर के कारण मैंने चिट्ठी और रुपये छुपा दिए थे, किसी को नहीं बताया। मैं इधर रुआंसा हो गया और चिट्ठी और रुपये मां साहब के हाथ में पकड़ाकर चला गया। मां साहब चंद्रमा के मध्यम प्रकाश में चिट्ठी पढ़ने लगे। पिताजी, मुझे माफ कर देना, घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुआ हूं। गुलाब सेठ अपने को बहुत बड़ा अंग्रेज समझता है। मैंने उसकी दुकान से एक कॉपी खरीदी थी, कॉपी अंदर से फटी निकली। मैं कॉपी लौटाने गया तो उसने कहा, यू ब्लडी लेबर्स सन। पिताजी, यह अंग्रेजी में गाली होती है। मैंने भी उससे कह दिया, यू ब्लडी यूर फादर ब्लडी। उसने मुझे एक झापड़ मार दी। मैं चुपचाप चला आया। मेरी बात न आपने सुनी न पंचायत ने, स्कूल में मां साहब ने भी नहीं। ऐसे गांव में रहकर ऐसे स्कूल में फीस देकर पढ़ने से भला मैं क्या सीखूंगा। इसलिए फीस के पैसे भी वापस भेज रहा हूं। आपका 2 महीने का तमाकू का खर्चा तो होगा। मुझे ढूंढने मत आना, मैं बहुत दूर जा रहा हूं। आपका अभागा बेटा दिलबर। मां साहब चिट्ठी पढ़कर सन्न रह गए। लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। चारों तरफ पूर्ण निस्तब्धता थी। गांव की सीमा से पहाड़ी की चोटी तक पसरा जंगल भी खामोश था। हरी भरी चादर ओढ़े सीढ़ीदार खेत लमलेट थे। सिर्फ पहाड़ों से उतरकर ढलान पर बहती नंदाकिनी का शोर रात के सन्नाटे में कानों से टकरा रहा था। अचानक आसमान में चमकते चांद को एक काले बादल के टुकड़े ने आकर ढक लिया और पूरी घाटी स्याह हो गई। मां साहब अपने कमरे में जाकर तखत पर पसर गए। ज्यों ही नींद पास आती, आंखों के सामने फैली स्याह चादर पर असंख्य प्रश्न नाच उठते और दिलवर के शब्द पिघलते शीशे की तरह उनके कानों के भीतर सुरसुराने लगते। देख लो साहब, 1130 रुपये हैं, फिर कहोगे कि दिलवर चोर है।